जगत नेचर ब्लॉग के लिए जे ओनली बॉस का आप सबको हार्दिक नमस्कार। मैंने आपसे वादा किया था मैं देहरादून के टपकेश्वर महादेव के आपको दर्शन कराऊंगा, क्योंकि यह एक प्रकृति की ऐसी अनोखी रचना है जो बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलती है। अभी फिलहाल हम लोग देहरादून शहर में सर्वे चौक से आगे बढ़े हैं। हाथी बरकला होते हुए हम लोगों ने गढ़ी कैंट में प्रवेश किया है। गढ़ी कैंट में ही राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, बीजापुर गेस्ट हाउस और सर्किट हाउस भी है। मजेदार बात यह है कि इसी गढ़ी कैंट में विश्व प्रसिद्ध दून स्कूल भी है। एक तरीके से हमने जो ये यात्रा शुरू की है वो वेलहेम स्कूल के पास से शुरू की है। वेलहेम भी देहरादून के प्रसिद्ध स्कूलों में है। राजभवन पहले ये सर्किट हाउस था। जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अलग बना तो सर्किट हाउस को राजभवन का दर्जा दे दिया गया और उसके बाद तो काफी निर्माण हो चुका है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये राजभवन क्रॉस हो चुका है। राजभवन के ही कुछ आगे चल करके मुख्यमंत्री आवास भी है। ये इलाका बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर हरियाली काफी है। कैंट की वजह से यहाँ पेड़ पौधे बचे हुए हैं। यहाँ दूर दूर तक मैदान है और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर अतिक्रमण नहीं है। तो हमें लगता है कि उत्तराखंड प्रशासन ने भी सोचा होगा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी ऐसी जगह पर बसाया जाए जहाँ पर उनको सुरक्षा को लेकर के भी ज्यादा परेशानी न हो। हम लोगों ने टपकेश्वर जाने के लिए थोड़ा सा लंबा मार्ग लिया है, लेकिन हम चाहते थे कि आपको गढ़ी कैंट का हल्का सा एक टूर कराया जाए ताकि आप समझ सकें कि देहरादून में गढ़ी कैंट का कितना महत्व है। उत्तराखंड में 9 छावनी परिषदें हैं, जिसमें से अल्मोड़ा और गढ़ी कैंट के जो छावनी परिषद है ये सबसे पहले की है। 1814-15 के आसपास इनकी बसाहट शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने इसको बनाया था। इस छावनी परिषद के अलावा देहरादून में एक और छावनी परिषद है, वो है क्लेमेंट टाउन कैंट एरिया। वो दक्षिण इलाका में मोहंड दर्रे के पास पड़ता है। उत्तराखंड की बाकी जो 6 और छावनियां हैं उनके बारे में आपसे जिक्र करूं। लंडौर यानी कि मसूरी शहर में ही एक छावनी परिषद है। 1836 में इसको बनाया गया। नैनीताल में भी छावनी परिषद है, वो भी 1841 के आसपास बस गई। इसके बाद नंबर आता है चक्राता का। चक्राता 1866 में बनना शुरू हुआ। 1869 यानी कि 1869 में ये बनकर तैयार हुआ। रानीखेत ये भी पुरानी छावनियों में से एक है। 1869 यानी कि 1869 एडी में इसको बसाया गया। लैंसडाउन कोटद्वार के पास में है। 1887 में इसे स्थापित किया गया था। रुड़की 1853 में जब गंग नहर यानी कि अपर गंगा नहर निकालने का काम हुआ, उस समय बंगाल सेपर्स और माइनर्स के ग्रुप के लिए रुड़की में एक कैंट की स्थापना की गई। इन्हीं इंजीनियरों ने ये ऐतिहासिक नहर, अपर गंगा नहर जिसको हम कहें, जो दिल्ली के पास तक पहुंचती है, वो सेना के लोगों ने ही बनाया था। गढ़ी कैंट छावनी परिषद में 2 चीजें और हैं।
यहाँ पर IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देश को और मित्र राष्ट्रों के सेना को ऑफिसर प्रदान करती है, और इसके अलावा नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज भी इसी गढ़ी कैंट में है। इसके पास में फिर ONGC है, FRI यानी कि वन का जो एक बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र है। गढ़ी कैंट का इलाका काफी प्रॉस्परस भी मान सकते हैं, और यहाँ बड़े बड़े संस्थान हैं देहरादून के। इसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। के बाद हम लोग मेन रोड में आएंगे, वो संभवतः चक्रौता रोड हो। चक्रौता रोड के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बल्लुपुर चौराहे से आने वाली रोड पर हम लोग मिलेंगे और FRI की तरफ को बढ़ेंगे। वहीं से फिर हम लोग लेफ्ट हैंड में टर्न करेंगे और टपकेश्वर महादेव की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब ये जो बाउंड्री आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं, ये दून स्कूल की बाउंड्री है। रास्ता हम लोग पार करते रहे, थोड़ा बहुत हम लोग टपकेश्वर महादेव के बारे में भी बताएं। टपकेश्वर महादेव के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी तपस्या की। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि द्रोणाचार्य ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या जब की तो उनको अश्वत्थामा नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, जो कि अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का था। लेकिन द्रोणाचार्य के पास में अपने पुत्र के लालन पालन के लिए दूध की व्यवस्था भी नहीं। हम लोग टपकेश्वर के लिए घूम गए हैं। अभी तक रास्ता काफी चौड़ा था, अब सकरा रास्ता आ गया है। जब राजधानी के रूप में हम लोग देहरादून को इतना प्रचारित कर रहे हैं और यहाँ सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, इस ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर के लिए रास्ता कहीं और से भले ही हो, लेकिन एक 4 लेन का मार्ग, 4 लेन न हो पाए तो 2 लेन का मार्ग जरूर हो, जिसमें जाम न लगे और जो ये मोहल्ले के लोग हैं ये परेशान न हो, क्योंकि बाहरी लोग भी आते हैं। देहरादून में पर्यटकों की कमी नहीं है। उनके वाहनों के आवागमन से निश्चित तौर पर इस लोकेलिटी के लोगों को परेशानी होती होगी। मार्ग जो उबड़ खाबड़ है, इसे भी थोड़ा सा और स्मूथ बनाना चाहिए, क्योंकि ये देहरादून का एक तरीके से फेस है, ये देहरादून का शोकेस है। टपकेश्वर महादेव ये कहा जाता है कि एक बार अश्वत्थामा पास के ऋषियों के बच्चों के साथ खेलने चले गए। शाम का समय हुआ तो सभी ऋषि पुत्र जो हैं दूध पीने लगे। तो अश्वत्थामा को पता नहीं था कि दूध क्या होता है, मिल्क क्या है। उन्होंने बड़े बाल सुलभ ज्ञासा से पूछा क्या चीज है। तो ऋषि पुत्रों ने बताया कि भाई ये तो दूध है, ये हमें रोज मिलता है, खेलने जाते हैं उससे पहले हम दूध पी के जाते हैं। तो घर लौट करके जब वो आते हैं तो अपने माता पिता से कहते हैं कि दूध क्या है वो मुझे अभी तक नहीं मिला है, मुझे तो ये चावल को उबला हुआ पानी माण जो है वो पिलाया जाता है। द्रोणाचार्य को ये बात उन्होंने शिव जी की। आखिरकार शिव जी ने उनको ये दूध की व्यवस्था की, और यही जो गुफाओं से जो आज अब पानी टपक रहा है, ये कभी दूध के रूप में टपका करता था। उसी टपकते हुए दूध के नीचे द्रोणाचार्य ने शिव जी की स्थापना की और उसी का प्रसाद अपने बच्चे अश्वत्थामा को वो दिया करते थे। ये एक रमणीक स्थान है, काफी नीचे जा करके है। ये किस नदी के किनारे है बहुत मैं क्लियर नहीं हो पाया हूँ। कोई इसको तमसा लिख रहा है, कोई टॉन्स लिख रहा है, कोई इसको आसन नदी लिख रहा है। अगर किसी पुराण में या कहीं पर ऑथेंटिक दस्तावेज में ये अगर पता चल जाएगा तो मैं आपको किसी और एपिसोड में ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये नदी है कौन, क्योंकि तमसा नदी अयोध्या के आसपास यहाँ पर भी है। रामचंद्र जी वनगमन के दौरान उसे पार करते हैं। टॉन्स नदी मध्य प्रदेश से यमुना में आकर के मिलती है। मैं यहाँ पर विश्वास के साथ ये नहीं कह पा रहा हूँ कि ये नदी टॉन्स है, तमसा है या फिर आसन नदी। यहाँ एक शिवलिंग है, वो पूरी तरह से रुद्राक्ष से बना हुआ है और इसकी काफी महिमा है।
इन गुफाओं की गहराई और इनकी सुंदरता दिखा पाना अगर इस ब्लॉग में संभव नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में केवल गुफाओं के ऊपर और यहाँ के महात्म्य पर मैं आपसे बात करूंगा। मैंने अपने ब्लॉग में कुछ समय पहले लखुडियार के बारे में आपको बताया था, जहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के लेखन और भित्ति चित्र वहाँ बने हुए हैं। टपकेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है ये गुफा भी रामायण काल और द्वापर काल में आबाद हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी कुछ भित्ति चित्र या कुछ इस तरह के अवशेष होने चाहिए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर पूजा और आस्था का इतना ज्यादा भाव है कि इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। महादेव की गाथा अनंत है। कोशिश करूंगा कि अगले 1 या 2 वीडियो में टपकेश्वर महादेव के महात्म्य को आप तक पहुंचा सकूं। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप महादेव का भजन सुने। भक्तों की वहाँ भीड़ रहती है। आइए टपकेश्वर महादेव की पूजा में आप भी शामिल होंगे। आप लोग शिवलिंग के दर्शन करें, टपकेश्वर महादेव के दर्शन करें। चंद्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै काराय नमः। कल्याण कल्पांतकारी सदा संदोह मोहा प्रहारी प्रभो नमः। ये देखिए जो ये शिवलिंग है, यहीं पर दूध टपका करता था। गणपति लाला बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है, बड़ा ही मत वाला।